बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, एक पीडीएम हुआ करती थी जो हुकूमत को ललकारती थी, लेकिन आजकल वो सारी जमातें एक दूसरे को ये पैगाम देती हैं कि सकूत सहरा में बसने वालों, ज़रा रुतों के मिजाज समझो, जो आज का दिन सुकून से गुजरा तो कल का मौसम ख़राब होगा। वो और दिन थे कि हर सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे, अब उठेगी हम पे जो ईंट कोई तो पत्थर उसका जवाब होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेशतर रहनुमा एक दूसरे को इन्हीं अल्फाज में पैगामात दे रहे हैं, इल्जामात लग रहे हैं और इल्जामात दर इल्जामात के जवाबात दर जवाबात हो रहे हैं। दूसरी जानिब मुआशी टीम पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। वजीर आजम ने जो एक बड़ा फैसला किया, मुशीर खजाना हफीज शेख को हटा दिया गया और उनकी जगह अब हम्माद अजहर को इजाफी चार्ज सौंपा गया है, तो इस पर भी हुकूमत तनकीद की जद में है। तो इसी पूरे मुआशी और सियासी मंजरनामे पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कंवल शोजब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। कंवल साहिबा, बहुत आपके वक्त का। कंवल साहिबा, अब्दुल हफीज शेख साहब से बात का आगाज करते हैं। पहले कहा यह गया कि महंगाई कंट्रोल ना होने की वजह से उन्हें हटाया गया, फिर यह मौक़िफ़ सामने आया कि उनकी मुद्दत मुकम्मल होने वाली थी, इलेक्टेड नहीं थे, इसलिए हमें बंदा तब्दील करना था तो कर दिया गया। असल मौक़िफ़ है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच यासिर और राना साहब। सबसे पहले आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं अपने तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों, अपने रिश्तेदारों, आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरे लिए, मेरे ख़ानदान और मेरी वालदा के लिए बहुत दुआएं की जब मैं कोरोना से लड़ रही थी और काफ़ी सीरियस हालात हो गए थे। और आज कोरोना के बाद ये मेरा पहला प्रोग्राम है। जहाँ तक आपने हफीज शेख साहब की बात की, देखिए जी बहुत शुक्रिया। हफीज शेख साहब के बारे में, क्योंकि मेरा ताल्लुक इकनॉमिक डिवीजन से है और आपको याद होगा कि 6 महीने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था, तकरीबन 4.5 महीने पहले, 6 महीने उसके जून में ख़त्म हो जाते हैं, जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक जो ईसीसी है या जितनी इस तरह की कमेटियां हैं, इक़्तिसादी कमेटियां, उनको हेड करने से हफीज शेख साहब को मना कर दिया था, क्योंकि वो दोनों जो पार्लियामान है, सेनेट या नेशनल असम्बली के मेंबर नहीं है। और ये एक ऑब्लिगेशन लगाई थी कि एक फाइनेंस का जो फेडरल मिनिस्टर है उसका इन दोनों पार्लियामेंट में से मेंबर होना बहुत ज़रूरी है। तो उस वजह से और फिर 6 महीने के लिए वजीर आजम ने एडवाइज़र साहब को एडिशनल चार्ज दिया था फेडरल मिनिस्टर का, जो उससे ज़्यादा वो नहीं रख सकते हैं। उस वजह से ये हो रहा है कि आधी कमेटियों को असद उमर साहब को चेयर करना पड़ता है और बहुत सारियों को फिर हम्माद अजहर साहब एक एडहॉक बेसिस पे इस मिनिस्ट्री को रन कर रहे हैं, जो कि एक आपको पता है फुल फ्लेज मिनिस्ट्री है। और बाकी जहां तक शिबली फराज साहब ने अपनी बात की खुद ही तस्दीक कर ली, उन्होंने बाद में अपना ट्विटर पे जो पैगाम दिया वो कुछ और दिया है, तो मैं उसी चीज स्पिरिट पे जाऊंगी। हफीज शेख साहब ने बहुत, जिस वक्त जरूरत थी, क्राइसिस का टाइम था, कि बहुत सहारा दिया, इकोनॉमिक रिवाइवल भी किया। आज 4.4 बिलियन यूरो बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई है और ये 30 इयर्स के बाद इस तरह से कॉन्फिडेंस शो किया इन्वेस्टर ने। और जाहिर है ये उनकी पॉलिसीज थी, स्टेट बैंक की पॉलिसीज थी, फ्री मॉनेटरी पॉलिसी जो उन्होंने एडजस्ट की है, ये उसका रिजल्ट है, उसका आउटकम है कि इस वक्त पाकिस्तान में इंडस्ट्री भी बूम कर रही है या उसका उसमें आप दूसरा हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़नी शुरू हुई है। अच्छा किया, उनकी मुद्दत खत्म हो गई, वो चले गए, नया वज़ीर ले आए, चले बात खत्म हो गई। महंगाई कब कंट्रोल होगी? 3 साल हो गए, पूरी दुनिया आप पे एतबार कर रही है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आप पे आ रही है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन इस कौम को आप पे एतबार कब आएगा? कौम को कब सुकून देंगे? देखिए राना साहब, आपने मुझसे वो सवाल पूछ लिया है जिसका मैं वो जवाब दूंगी कि जो शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स जानती हूँ और थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ, ये मेरे पीछे कम से कम 2 शेल्फ्स जो है वो इकोनॉमिक से रिलेटेड थ्योरी से भरी पड़ी है। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि एक गलत नैरेटिव बनाया गया कि महंगाई को जो है वो फेडरल हुकूमत ख़त्म करेगी। महंगाई हमारी जो मेन पॉलिसीज का आउटकम होगा उससे खत्म होती है। और वो किस तरह होती है? देखिए, जो फूड इन्फ्लेशन है वो तो इस वक्त पूरी दुनिया में आई हुई है। पाकिस्तान अपने रीजन में, मुझे 1 मिनट सिर्फ दीजिएगा, मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स बता दूं। पाकिस्तान अपने रीजन में एग्रीकल्चर में पर हेक्टर या पर एकड़ इनकम या आउट जो यील्ड होती है, यानी जो काश्त है, सबसे कम दे रहा है साउथ एशिया में। रीजन क्या है कि एग्रीकल्चर में कोई इन्वेस्टमेंट पिछले 10 सालों में तो हुई नहीं थी। अब इस हुकूमत ने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखी है ताकि हमारी प्रोडक्शन बढ़े। हम टमाटर से लेके प्याज, दालें, हर चीज बाहर से इंपोर्ट करें। इस वक्त आप अगर चेक करें तो फूड बास्केट
दुनिया में पूरी में इंटरनेशनली बढ़ी हुई है, और उसका सबसे मेन रीजन कोरोना है, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत सारी जगहों पे बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है। हमने उसको स्लो डाउन किया हुआ है ताकि हमारे लोगों का पेट पलता रहे। हुकूमत बहुत कोशिश कर रही है। गवर्नेंस के कुछ जगहों पे चैलेंजेस है, जहां ब्यूरोक्रेसी से तावन मांगा जा रहा है कि आप चेक एंड बैलेंस रखें। जो आर्टिफिशियल महंगाई की जाती है, मुख्तलिफ स्टोर्स में लोग अपनी मर्जी की कीमत लगा के कहते हैं आप मजा चखें तब्दीली का, और उसको बदनाम किया जाता है। या जो हमारी साबका हुकूमत के पंजे गड़े हैं, यही होगी बात। सर ये बता दें, ये जो लोग लिखते हैं कि मजा चखें तब्दीली का, देखें कमर साहबा, जो लोग मजा लिखें तब्दीली का कहते हैं या दूसरे लफ्ज, उसमें आम आदमी जो है उसको इससे गर्ज नहीं है। इसको कंट्रोल करना आपने है ना, सूबों ने कंट्रोल करना है, वफाक ने कंट्रोल करना है, तो आपकी ब्यूरोक्रेसी है उसने कंट्रोल करना है। वो कब कंट्रोल होगा? 3 साल हो गए। देखिए जी, 3 सालों में बहुत दफा अप्स एंड डाउन्स आए, और कभी इन्फ्लेशन ऊपर होती कभी नीचे आती। आप ठीक कह रहे हैं, बहुत सारी मार्केट कमेटीज को एक्टिवेट किया गया है, गवर्नेंस के लिए छापे मारे जा रहे हैं, और जो टीमें हैं वो कई दफा तो मीडिया की टीम्स के साथ, आपके बल्कि चैनल एक अगले दिन दिखा रहा था कि साथ जाके छापे मारें ताकि पूरे पाकिस्तान को दिखाया जाए कि किस तरीके से होर्डिंग की जा रही है। सिंध में कोशिश की जा रही है कि गंदम को जो छुपा दिया जाता है और यहां से पंजाब की गंदम वहां स्मगल होना शुरू हो जाती है, प्राइसेस की डिफरेंसेस की वजह से उसको कंट्रोल किया जाए। हम कोशिश करते हैं कि किसान को फायदा पहुंचे, ना कि ये कि थर्ड पार्टी या बीच के लोगों को पहुंचे। तो इन चीजों का असर आपको अब नजर आना शुरू हो जाएगा, हो रहा भी है ग्रास रूट पे, और इंशाल्लाह बेहतरी आ रही है, मजीद भी आएगी। कमल शोजब साहिबा, हर 4 महीने बाद 6 महीने बाद वजीर तब्दील हो जाते हैं, और अब कहा यह जाता है कि कारकर्दगी की बुनियाद पर तब्दील कर दिए गए। वजीर आजम को कारकर्दगी कब वज़रा की पसंद आएगी, या यूं कहिए कि वज़रा की कारकर्दगी कब तसल्ली बख्श होगी? देखिए, वजीर तब्दील हो या वजीर तब्दील ना हो, इससे हमें तो मसला होना नहीं चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का अपना इस्तेहकाक है। बात सारी है कि परफॉर्मेंस का सारा चेक एंड बैलेंस वजीर आजम ने जवाबदेह होना है ना। अगर आपके माशी इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, आपकी पॉलिसीज का समर आने शुरू हो गए, आपका बिजनेसमैन सेटिस्फाइड है और वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है मार्केट में, तो और अगर फाइनेंस मिनिस्टर एक दिन पहले हटा और फिर भी आज आपका यूरो बॉन्ड जो है उसका 4.4 बिलियन इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि उससे लोगों ने इम्पैक्ट नहीं लिया। ये तो एक्सचेंज में कितने पॉइंट्स की कमी वाकई हुई कि वो बेहतर समझते हैं किसके लिए। देखिए, मैंने अभी स्टॉक एक्सचेंज को आज चेक नहीं किया, क्योंकि आज मेरा पहला दिन है, मुझे थोड़ी सी कंसेशन दे दीजिएगा। मैं आइसोलेशन कल 1000 से ज्यादा पॉइंट्स और आज 100 पॉइंट्स रखूं, लेकिन चले वापस आ जाएगी ये चले, अल्लाह करे वापस आ जाए। ये जो वजारतें तब्दील हो रही हैं, ये कारकर्दगी की बुनियाद पे हो रही हैं, किस बुनियाद पे हो रही हैं? देखिए, मुझे ऑनेस्टली मालूम नहीं है कि किस बुनियाद पे हो रही है। वजीर आजम का अपना इस्तेहकाक है, वो समझते हैं कि कुछ लोगों ने बेहतर अपनी जगहों पे परफॉर्म किया और उससे बेहतर भी वो परफॉर्म कर सकते हैं अगर उनको मजीद पोर्टफोलियोज मिल जाएं या उनके पोर्टफोलियोज रोटेट कर दिए जाएं। और कुछ हो सकता है नए लोगों को भी इंट्रोडक्शन मिले या उनको भी मौका मिले। तो पीएम साहब अपनी टीम के साथ, अपनी वो खुद स्ट्रैटेजिस्ट है, उनको मालूम है कि मैंने किसको कहाँ प्लेस करना है, और आवाम के लिए बेहतरी के लिए अगर वो ये सब कुछ कर रहे हैं, तो मुझे तो मतलब उसमें कोई गलती या कोई बुराई नजर नहीं आ रही। उसको खामखा में कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहिए। और पीपल्स पार्टी जो बयानात दे रही है, तो 5 फाइनेंस मिनिस्टर रखे। दूसरी पार्टी जो बयानात नून लीग की दे रही है, उनका तो फाइनेंस मिनिस्टर भगोड़ा है। आज तक सबसे ज्यादा बर्बादी वो मचा के गए। ये किस मुंह से बातें कर रहे हैं? इस मुल्क को कंगाल करके भाग गए हैं, आज आपस में एक दूसरे के गोडे खुद ही नंगे कर रहे हैं, तो हमें किस बात का? पंजाब में तब्दीली की बात शुरू हो गई है। पीपल्स पार्टी ने कह दिया कि पंजाब में हम तब्दीली लाना चाह रहे हैं, और हमजा शहबाज से उनके बड़े तलक़ात अच्छी हो रही हैं, बेहतर हो रहे हैं। तो क्या पंजाब में तब्दीली के हवाले से जो पीपल्स पार्टी के दावे हैं, इसका कोई बंदोबस्त किया आपने? पीपल्स पार्टी को शायद भूल गया है कि पंजाब में उनकी कोई फुटप्रिंट्स तो है नहीं, और अगर पंजाब से उनको वोट चाहिए था तो उनको जाके जाती उमरा में यूसुफ रजा गिलानी को भेज के मरियम की मिन्नतें करवानी पड़ी थी कि हमने एमएनएस को तोड़ना है, पीटीआई के एमएनएस को लालच देनी है, आप इनसे सीटें प्रॉमिस कर लें। वो किस बात के फने खान बने हुए हैं? उनके तो अपने एमपीएस प्लस माइनस हो के हर थोड़े दिन बाद बुजदार साहब के पास हाथ पांव जोड़ने पहुंच जाते, इसलिए इन्होंने वहां सेनेट का इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं होने दिया था, और पहले ही मान गए थे, क्योंकि इनको पता था, और आपको भी ये बात पता है कि इनको एक सीट कम मिलती अगर ये वहां पर एडजस्टमेंट करके ना बाहर निकल जाते। पीपल्स पार्टी को तो सीट ही नहीं है, ना सेनेट की वहां पर है, ना वैसे उनकी कोई स्टैंडिंग है।
तो वो किस चक्कर में छलांगे मारते लेकिन अगर हमजा शहबाज मान जाते हैं तो नून लीग की तो स्टैंडिंग है ना पंजाब में। जी अगर हमजा शहबाज मान जाते हैं ना, तो जिस तरह ये पहले इस्तीफे खेलते रहे, फिर बाकी सारे तमाशे करते रहे, तो हमजा शहबाज भी अपना जोर लगा के देख लीजिए, जो पीडीएम का अंजाम हुआ ज्यादा बुरा ही इनका अंजाम होगा। अच्छा जी, एक बात तो आपने एक प्रोग्राम में कहा था, आपने सेनेट के इलेक्शन से पहले एक प्रोग्राम में कहा था कि खान साहब किसी सूरत में ऐसे लोगों को माफ नहीं करते जो अपनी वफादारी तब्दील करते हैं, जो वोट किसी और को बेच देते हैं। केपीके में आपने 20 लोगों को निकाला। अब सेनेट का इलेक्शन हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, यूसुफ रजा गिलानी को वोट तो पड़े, आपके पड़े, आप ही की जमात के कुछ लोगों के पड़े, या आपके इत्तेहादियों के पड़े, किसी ना किसी के तो पड़े। तो क्या आज के दिन तक आपने कोई एक्शन, कोई नाम सामने, या कोई आने वाले दिनों में कोई एक्शन लेने का प्रोग्राम है? देखिए, खाली नाम तो लोग मेरा भी दे सकते हैं, 10 और का भी दे सकते हैं। 15 लिस्टें तो मैंने देखी हैं जो सोशल मीडिया में लोग एक दूसरे से स्कोर सेटल कर रहे थे। जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना हो, कोई ठोस सबूत ना हो, जो इलेक्शन कमीशन का काम है, और आपको पता है कि मैं एक उनमें से पिटिशनर हूं। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हमसे पूछ रहे हैं जी आप एविडेंस ले आए। भाई ये तो आपकी इन्वेस्टिगेशन बनती थी, हमने तो आपको इलेक्शन से एक रात पहले वो वीडियोस प्रोवाइड कर दी थी जहां पर अली गिलानी साहब लोगों को मान रहे हैं कि मैंने मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ रेट्स लगाए हुए हैं और वहां से हम ऑफरें दे रहे हैं। तो उनका काम था ना कि उस इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट करते और इसको व्हाइट कॉलर क्राइम को होने ही ना देते। अब हम सिर्फ नाम या अभाम की बेसिस पे तो लोगों को जज नहीं कर सकते, उसके लिए तो एक ठोस शवाहिद चाहिए। पूरी दुनिया में आपको पता है व्हाइट कॉलर क्राइम को पकड़ के और उसको आगे तक पहुंचाने का कोई तरीकेकार होता है। 20 जो एमपीएस निकाले थे उनके ऊपर भी पूरी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरीज हुई थी, वीडियो सामने आ गई थी और उस बुनियाद पर उनको निकाला पहुंचे और ये नाम सामने आ सके और इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सके और महंगाई के जिन पर भी काबू पाया जा सके। समझती हूँ कि हमारा जो पहले प्रिंसिपल था पहले दिन से कि इलेक्शन रिफॉर्म्स होने चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर बनाया जाए, ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए ताकि ये ड्रामा हो ही ना। देखे, यूसुफ रजा गिलानी को अगर किसी ने वोट नहीं दिया तो फौजी अरशद को तो दिए, 178 वोट उनको तो डला। तो एक साइड पे वोट नहीं डाल रहे थे और एक साइड पे डाल रहे थे, तो आप उसमें अब किस तरह किसी को पकड़ सकते हैं? कोई निशानी तो नहीं होती, कोई बैलेट के पीछे कोई इंतखाबी इस्लाहात पे बात होनी चाहिए। सियासी मफादात बालाए ताक रखकर और जाती मफादात बालाए ताक रखकर इस पर बात होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए और इसका हल निकलना चाहिए। बहुत शुक्रिया कमल शोज इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, पीडीएम की तमाम जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही हैं, तो हुकूमत को बोलने का क्या फ़ायदा इस वक्त में कि जब नून लीग और पीपल्स पार्टी में आपसी चपकलिश चल रही थी। इसी दौरान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान में भी तलखी का वाकया सामने आया। खबरें मंजर आम पे हैं, राना साहब से उसकी हकीकत जानेंगे। राना साहब, मौलाना फजलुर रहमान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान जो राब्ता हुआ, उस राब्ते में कोई तलखी हुई या फिर किसी ने कोई पैगाम पहुंचाया तलखदा? नहीं यार सर, मेरे पास जो इतला है कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान, जिनमें आपस में बड़ा एक गहरा तल्लक होता था, बड़ा एक गहरा रिश्ता था, और कहा जाता था, जिस तरह मरियम ने कहा था कि हम और मौलाना साहब और चंद और जमातें मिलकर तहरीक चलाएंगे, तो ये मामला तहरीक चलाने का इस तरह लगता था कि मौलाना साहब और मियां नवाज शरीफ एक ही हैं। मेरे पास जो इतला है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है उनका मियां नवाज शरीफ से रब्ता हुआ, उस रब्ते में ये सारी चीज़ें बाहर आई कि यूसुफ रजा गिलानी वाला ये वाक़या क्या हो गया, पीपल्स पार्टी हमसे हाथ कर गई, तहरीक कामयाब क्यों नहीं हुई, तहरीक को मंतकी इंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया गया, अब अवाम जो है उसको क्यों नहीं बाहर निकाला गया, भरपूर जलसे जुलूस क्यों नहीं किए गए, ये सारी गुफ्तगू हुई। तो जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मियाँ साहब, ये सारी ज़िम्मेदारियाँ जो आप मुझे दे रहे हैं कि आप ज़िम्मेदार हैं, आपसे मैनेज नहीं हुआ, जनाब आप अपनी बेटी को भी समझाएं। आपकी बेटी के जारखाना रवैये और आपकी बेटी की अदारों पर तनकीद की वजह से हुकूमत बच गई है।
ये लफ्ज़ उन्होंने कहा जी आपने हमें भी उसी तरफ लगा दिया कि आप भी अदारों के ख़िलाफ़ हो जाएं, आपकी बेटी भी हो गई और आपके इतने इतने तल्ख बयानात आना शुरू हो गए कि पीडीएम के अंदर ये अल्फाज इस्तेमाल हुए कि पीडीएम के अंदर मौजूद जमातें जो हैं वो सोचने पर मौजूद नून लीग का बयानिया अपना बयानिया उन्होंने कहा जी मुस्लिम लीग नून के का बयानिया इस तरह लगता था पूरा पीडीएम का बयानिया है, और पीडीएम के अंदर जो जमातें थी वो मजबूर हो गई कि हमें या तो इससे अलहदा हो जाना चाहिए, इनके साथ रहेंगे तो हमारे पल्ले कुछ नहीं रहेगा। उन्होंने कहा मियाँ साहब आपकी बेटी और आपके रवैये की वजह से सारा पीडीएम का बेड़ा गर्क हुआ है, पीपल्स पार्टी हमारे साथ थी लेकिन आपके रवैयों की वजह से और आपकी बेटी के रवैयों की वजह से पीपल्स पार्टी अब हमसे दूर हो गई है। जिस पर मियाँ नवाज शरीफ ने सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि मौलाना साहब हम तो लोग असम्बलियों में हैं, हमने तो आपके लिए सब कुछ कहा रहे थे। जिस पर मौलाना ने कहा हमारे लिए नहीं कहा रहे थे, मेरा पहला मार्च, ये अल्फाज मुझे बड़े हमें कन्फर्म किसी ने बताया, उन्होंने कहा मेरा जो पहला मार्च था उसके बाद ही आप बाहर गए हैं, अगर पहला मार्च ना होता आज़ादी मार्च तो आप बाहर ना जाते, हुकूमत पे प्रेशर ना पड़ता, तो अब आप मुझे कि हमें जिम्मेदार करार दे रहे हैं। काफ़ी तलखी के बाद माहौल थोड़ा सा खुशगवार इस तरह हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान को मियाँ साहब ने कहा कि मौलाना साहब आप कुछ दिन देखें, फिर उसके बाद हम मिलकर तहरीक चलाते हैं, आप हमारे हैं हम आपके हैं। लेकिन मेरे ज़राए का कहना कि मौलाना साहब सख्त नाला है मियाँ नवाज शरीफ के रवैये से। अब मियाँ चूँकि मौलाना फजलुर रहमान को और कोई जगह नज़र नहीं आ रही, पीपल्स पार्टी के साथ उनके राब्ते ज़रूर हैं, लेकिन जो कुछ उनको मिल सकता है ना वो मुस्लिम लीग नून से ही मिल सकता है आने वाले वक्तों में। तो मौलाना फजलुर रहमान नाराज़गी के बावजूद चंद दिन बाद आपको नजर आएगा बड़े एक्टिव। आप क्या समझते हैं? देखें हमारी एक तो दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात मौलाना फजलुर रहमान को सेहत कामला अता फरमाए और उनको लंबी उम्र अता फरमाए। पाकिस्तान की सियासत में उनका बड़ा अहम रोल है। तो आपको क्या लगता है वाकई इतने बीमार हैं कि सियासत से बिल्कुल आउट हो गए हैं? या सर मामला ये नहीं, मामला यही जो मैं आपको बता रहा हूँ, मौलाना साहब को तीनों इतराफ़ से ना अपनों ने छोड़ दिया। उनके करीब तरीन जो जिन पे वो सबसे ज़्यादा तकिया करते थे वो पते हवा देने लगे। तो ये हिसाब हो गया कि मौलाना राना साहब ये असल में अपने थे या वो अपने हैं जो अब अलहदा से अपना? मौलाना साहब के पास दोनों अपने थे। मौलाना साहब, मैं फिर कह रहा हूँ, दोनों बिसाखियाँ थी मौलाना साहब की। मौलाना साहब चाहते थे इन दोनों बिसाखियों को साथ लेकर मैं अपनी मंजिल पे पहुँचूँ। इनमें से एक बिसाखी भी खत्म हो जाएगी, मौलाना अपनी मंजिल पे नहीं पहुँच सकेंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि मौलाना साहब इस तरह करते हैं कि इस्तीफ़ों के मामले पे आप कितने लोगों को राज़ी कर सकते हैं, अब दीगर अपोजिशन जमातें जो हैं। तो उस पर मौलाना साहब ने कहा जी मैं किसी को राज़ी कर सकता हूँ, यानी आप इस तरह करें पहले आप पंजाब में इस्तीफ़े दे दें, जब पंजाब असम्बली से आप इस्तीफ़े दे देंगे तो उसके बाद बाकी लोग ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएंगे। तो मियाँ साहब ने कहा नहीं इस तरह नहीं होना मौलाना साहब, पंजाब से तो अभी हमने इस्तीफ़े नहीं देने क्योंकि पंजाब से इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार नहीं है लोग। तो ये सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है। और अब होना क्या है आने वाले दिनों में? आपको लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUIF मिलकर तहरीक चलाएंगी और बाकी जो दीगर बकिया जमातें हैं PTM की वो साथ नहीं देंगी और ये दोनों इकट्ठे चल सकेंगे आगे? देखिए दोनों के पास और ऑप्शन कोई नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। मौलाना साहब किधर जाएंगे? अच्छा, इनकी तहरीक में अगर मजमूई तौर पे PDM की तहरीक होती और इनकी दो पार्टीज की तहरीक है, उसमें फ़र्क क्या होगा, कितना होगा? बहुत फ़र्क होगा। देखें दो जमातें आ गई, ये तहरीक चलाने, मौलाना साहब के पास सीटें नहीं इतनी मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के पास, पीपल्स पार्टी इनके मौक़िफ़ से पीछे हट जाती है, दीगर सियासी जमातें इनके मौक़िफ़ से पीछे हट जाती हैं, तो फिर इनकी वैल्यू क्या रह जाती है? फिर अगर ये रिज़ाइन देते हैं तो उतनी सीटों पे इलेक्शन तो बासानी हो जाएंगे। और मज़े वाली बताऊँ बात, जितनी सीटों से ये रिज़ाइन करेंगे पीपल्स पार्टी उन तमाम नशिस्तों पर अपने बंदे खड़े करेगी, अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। इनके साथ अगले आने वाले दिनों में बड़ा, मेरे पास जो इतलात है, बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला मुस्लिम लीग नून पे। तो राना साहब, मरियम नवाज़ के हवाले से नून लीग के बेशतर हलकों में कुछ बातें चल रही हैं उनकी बीमारी को लेकर। उस हवाले से नून लीग के बेशतर रहनुमा अपने अपने तई अलग अलग वो नौइयत के पैगामात भी रखते हैं, उनकी अपनी साइकी भी है कि बीमार हैं या नहीं हैं, असल हक़ाइक़ क्या हैं? देखिए अल्लाह ताला के साथ फिर मैं कहूँगा मरियम नवाज़ साहबा को सेहत कामिला अता फरमाए। आमीन। सो नज़रियाती किसी को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो पाकिस्तान की सियासत में बड़ा अहम रोल है उनका। वो एक पार्टी की नायब सदर नहीं है बल्कि हेड कर रही हैं। तो मेरे पास जो इतला है कि मुस्लिम लीग नून के बड़े हलके जो हैं, बड़े हलके, उनमें से मेरे एक शख्स से बात हुई तो उसने कहा जी कि हमने वाज़े तौर पे कह दिया है, वाज़े तौर पे, कि जी अगर मुस्लिम लीग नून की सियासत को बचाना है तो मरियम नवाज़ को कुछ अरसे के लिए खामोश करवा दें, उन्हें सियासत से पीछे कर दें, वो बैक स्टेज पे चले जाएं, वो सियासत में इस तरह इन ना हो
शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, इनको एक्टिव करना है, राना तनवीर, इनको एक्टिव करें। और मेरे पास जो इतला है आने वाले दिनों में शाहिद हकान नवासी समेत ये टीम एक्टिव होगी। हो सकता है मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ज़मानत अप्लाई कर दी है, ख्वाजा आसफ साहब ने भी ज़मानत के मुताल्लिक़ कर दिया है। तो अगर ये इनकी ज़मानतें हो जाती हैं तो फिर आप ज़हन में रखिएगा सियासत में अमल दखल इनका ज़्यादा होगा। और इनके अमल दखल के हवाले से मरियम के जो करीबी लोग हैं उनको तकलीफ़ तो होगी, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून के अंदर ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि जनाब हमने अपनी हार वक्त से पहले ही हमारी हार हो गई। कि उन्होंने कहा जी कि PDM बनी, लगता था सारा कुछ हमारा है। PDM के इलेक्शन आए, PDM के अंदर आकर सेनेट का इलेक्शन आया, सिर्फ उससे फ़ायदा किसको हुआ? एक शख्स को फ़ायदा हुआ जिसका नाम था यूसुफ रज़ा गिलानी। सेनेट का इलेक्शन आया, उसने कहा जी हम पिट गए। यूसुफ रज़ा गिलानी ने प्लानिंग के साथ, बकौल उनके प्लानिंग के साथ ये सब कुछ किया। आप ज़रा गौर करें ना, मैं वो चाह रहा था कि अगर वो फुटेज निकले ना तो बड़ी मज़ेदार फुटेज आ रही है सोशल मीडिया पे। वो तारड़ साहब जो है, जब यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत पे इस तरह कर रहे हैं, बड़े खुश हैं, और अब वो कहते हैं कि ये सिलेक्टेड हो गए। मतलब ये देखें कितने दिनों की बात, ये सालों की बात नहीं है। तो इसके बाद इस सारी चीज़ों को देखते हुए मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़ा हल्का है कि वो ये बात, आप यही देखना थे, तारड़ साहब की फुटेज देखें, ये तारड़ साहब किस पे बना रहे हैं, ये कौन, यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत पे ये कर रहे हैं। और अब इन्हीं तारड़ साहब का चंद दिन पहले का बयान सुन लें, अब क्या था, अब ये क्या कहते हैं, इनकी जमात क्या कहती है। बस ये कुछ लंबा चौड़ा नहीं, चंद थोड़े अरसे का ये सारा हुआ है, थोड़े अरसे में ये सारा कुछ हुआ है। तो यासर आने वाले दिनों में मरियम की, अगर मरियम सियासत करेगी, चले मैं आपको एक और खबर दे दूँ बड़ी, अगर मरियम का बयानिया चलेगा, नवाज शरीफ का बयानिया चलेगा, तो फिर जहन में रखिएगा मुस्लिम लीग नून के बहुत से बड़े मज़ीद खामोशी इख्तियार कर लेंगे। आपको पता ना कितने लोगों ने खामोशी इख्तियार कर ली हुई है। और मज़ीद बड़े जो है, ये लगता है कि आने वाले दिनों में भी मरियम नवाज फ्रंट फिट पे होगी। देखें, अगर तो शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हो गई, जिसके इम्कानात हैं, उनके वकला कहते बड़े पूरा उम्मीद हैं, तो मेरा ख्याल है फिर मरियम जो है ना वो फ्रंट पे नहीं होगी। अगर शहबाज शरीफ साहब जमानत पर रिहा हो जाते हैं तो फिर फ्रंट फिट पे शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज होंगे। और साहब मैं बता दूं, फिर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की आसफ अली जरदारी और बिलावल से मुलाकात भी होगी। फिर यूसुफ रज़ा गिलानी इनको मुबारकबाद देने भी आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्बतें मजीद भी बढ़ सकती हैं अगर मरियम नवाज बैकफिट पे चले जाएं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में सियासत में कौन है मोड़ आने वाले हैं। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ PDM पर बात करने से गुरेजा हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेशतर रहनुमा मरियम नवाज साहिबा के बयान पर बात करने से परहेज करते हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जिस तरह इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, तो PDM तो मुत्तहिद नहीं रही। आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर रुजू करती है नून लीग की तरफ तो किन वजूहात की बिना पर करेगी, इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया। कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैसल करीम कुंडी साहब, कहा यह जा रहा है बहुत से लोगों की जानिब से, सियासी रहनुमाओं की जानिब से, कि आप लोग नून लीग के अंदर दड़ेबंदी का फायदा उठा रहे हैं हमजा शहबाज साहब से मरासिम बना के। इसमें हकीकत है या फिर इख्तलाफात हैं एक और नजरिए की जिसकी वजह से हमजा शहबाज साहब से रुजू किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कोई PMLN में दड़ाबंदी करना चाहते हैं या PML कोई तकसीम हो जाएगी। माजी में कुछ अर्सा पहले हमजा शहबाज की बेल हुई थी। चेयरमैन बिलावल साहब लाहौर गए थे तो उन्होंने हमजा शहबाज से भी मुलाकात की थी। उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन की जो है बीमार कुर्सी भी की थी। तो इसमें ये देखें, हमजा शहबाज इस वक्त जो है वो अपोजिशन लीडर है पंजाब असम्बली में। शहबाज शरीफ साहब जो है वो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं। उनके साथ बिल्कुल बातचीत होती रहती है क्योंकि अभी तक हमजा शहबाज क्योंकि जेल में थे, उनको जो है वो केसेस में अंदर किया हुआ था। तो अभी क्योंकि रिसेंटली वो उनकी जमानत हुई है तो उसके साथ हम देखिए जो PDM के फैसले और PDM की लीडरशिप बैठेगी, PDM की लीडरशिप जब मीटिंग होगी, मैं समझता हूँ कि वो फैसले बंद कमरे में होने चाहिए, न कि मीडिया के जरिए होने चाहिए। अगर मीडिया के जरिए बात करेंगे तो बहुत सी बातें निकलेंगी, बहुत सी बातें, कभी मैं गलत कहूंगा, कभी कोई और गलत कर लेगा, फिर उसमें एक तलखियां बढ़ेंगी, जो तलखियां कुछ बड़ी भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये बातें कुछ करने की थी तो PDM की जो सरबराही इजलास होता है तो उसमें कर लेते, न कि मीडिया के जरिए करते। अब जब एक शख्स मेरे खिलाफ कोई बयान स्टेटमेंट देगा तो डेफिनेटली उसको मैं जवाब भी दूंगा, उसी अंदाज में दूंगा, बल्कि उससे बढ़ चढ़ के दूंगा।
तो इससे तलखियाँ बढ़ती हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि तलखियाँ बढ़ें और पीडीएम की सरबराही इजलास में लीडरान आपस में बैठकर और इस मसले का हल निकालें। फैसल करीम गुंडी साहब, आपने बहुत अच्छी बात की कि पीडीएम के इजलास में फैसले होने चाहिए। मरियम साहबा कहती हैं कि पीडीएम के इजलास में फैसला हुआ था कि अपोजिशन लीडर जो है वो मुस्लिम लीग नून से होगा, और हमने उसी को ऑन किया और उसी को मानते रहे, और इन्होंने आके अचानक सेलेक्टेड के साथ मिलकर अपना अपोजिशन लीडर बना लिया। देखिए, पहली बात तो है कि मरियम साहबा ने जो सिलेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसके कॉपीराइट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है वो सबसे पहले सिलेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के ऊपर, और जिस पे वज़ीर आज़म ने खुद भी डेस्क बजाया उस वक्त जब वो उन्होंने उनको किया, उनकी पहली स्पीच थी पार्लियामेंट के अंदर। दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज साहबा की बात को से मैं एग्री नहीं करता हूँ। मैं उस पीडीएम की मीटिंग में मौजूद था, वहाँ पर एक मुतफिका फैसला हुआ था कि गिलानी साहब को हम मुतफिका तौर पर चेयरमैन सेनेट का कैंडिडेट बनाते हैं। हमने वहाँ पर यह भी तजवीज़ पेश की अगर कोई और ख्वाहिशमंद है तो वो चेयरमैन सेनेट का कैंडिडेट आ सकता है, लेकिन सब ने गिलानी साहब पे इतफाक किया। उसके बाद जो है डिप्टी चेयरमैन पे इतफाक नहीं हो रहा था। हमारी दो मेंगल साहब की पार्टी की भी ख्वाहिश थी कि वो डिप्टी चेयरमैन बने, क्योंकि उनके भी ताल्लुक बलूचिस्तान से। तो हमने एक कमेटी बनाई, कमेटी ने फैसला किया और JUI को, हालांकि हक तो PMLN का बनता था, लेकिन JUI को हमने जो है वो कहा, वो फैसला हुआ पीडीएम की कमेटी का कि JUI जो है वो डिप्टी चेयरमैन का हो। तो मरियम नवाज साहब उस मीटिंग में मौजूद नहीं थी जिसमें ये फैसला हुआ था डिप्टी चेयरमैन का, और जिस मीटिंग में वो मौजूद थी उसमें सिर्फ चेयरमैन सेनेट का फैसला हुआ था। आप मुझे बताएं कि कौमी असम्बली में इस वक्त जो है वो शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है। क्या कभी हमने कहा कि जो आपके साथ आप जिस तरीके से आपके ऊपर केसेस बनाए हैं, बेगुनाह केसेस बनाए गए हैं, आप असम्बली पार्लियामेंट नहीं आ सकते, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप बिलावल साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दें? या कभी हमने पंजाब में ख्वाहिश जाहिर की, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी पार्टीज हैं, मेजॉरिटी पार्टी का जो है उन्होंने जो है अपना जो राना तनवीर साहब को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाया, जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन पब्लिक कमेटी का चेयरमैन होता है। तो हमने तो कभी बात नहीं की कि आपने ये क्यों किया, या आप ऐसे करें लीडर ऑफ द अपोजिशन फिलहाल हमें दे दें, जब आप जेल से बाहर आ जाता है फिर हम या आपकी जमानत हो जाती है फिर हम वापस कर देंगे। नहीं, क्योंकि इनका हक था, इनको चाहिए कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन करें, इसमें यहाँ पर भी करें, पंजाब में भी करें। और पीपल्स पार्टी का ये हक बनता है कि हम मेजॉरिटी पार्टी है, हमारे पास मेजॉरिटी है अपोजिशन में, हम लार्जेस्ट पार्टी है अपोजिशन में। तो यूसुफ गिलानी साहब को जो हमने अपोजिशन लीडर नॉमिनेट किया, और यूसुफ गिलानी का कद काट अगर आप देखें, मेरे लिए काबिल एहतराम है, हर सेंटर मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन यूसुफ गिलानी की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखे मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत ही जिम्मेवार लीडर ऑफ द अपोजिशन का किरदार अदा करते हैं। अच्छा कुंडी साहब, जब गिलानी साहब अपनी दरखास्त जमा करवाने गए अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए, तो क्या उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लिया गया था? सारी पीडीएम को पता था कि हमारे पास मेंबर्स पूरे हैं, और हम, क्योंकि वो दिन जो था वो लास्ट डे था, वो आखिरी दिन था, आपने अपने सिग्नेचर्स जो है वो चेयरमैन सेनेट के चैम्बर में जमा कराने थे। तो इसलिए क्योंकि आखिरी दिन था, हमारे पास मेंबर पूरे थे, PMLN के पास मेंबर पूरे नहीं थे, तो हमने अपनी दरखास्त जमा करा ली कि हमें लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया जाए। और ये बात हमने मौलाना साहब से पहले बता दी थी कि लीडर ऑफ द अपोजिशन, क्योंकि गिलानी साहब को के वोटों पे जिस तरीके से दिन दहाड़े डाका डाला गया है, 7 वोटों पे 21 करोड़ आवाम के सामने जो डाका डाला गया है, उसका केस हम लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया, लेकिन हम इस पे अपील में जा रहे हैं। तो जब तक उसका फैसला नहीं होता, और इंशाल्लाह जब फैसला ही होगा और गिलानी साहब जो देखेंगे कि वो चेयरमैन सेनेट होंगे, तो फिर हम लीडर ऑफ द अपोजिशन चेंज करेंगे, अपनी पार्टी में से किसी और को लेके आएंगे, लेकिन उस वक्त तक लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो गिलानी साहब हो। तो क्या मौलाना फजलुर रहमान इस पे राजी हो गए थे? देखिए, ये एक राजी होना या होना, ये तो मैं उसमें मौजूद नहीं था, टेलीफोन कॉल जब उन्होंने प्रेसिडेंट जरदारी साहब को की थी। लेकिन देखिए, मैंने सबसे पहले आपको ये बात की कि क्या हम ये कह सकते हैं कि आप लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असेंबली में हमें दे दें? कैसे कहेंगे हम, क्योंकि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है। साहब आपने कहना कि अपोजिशन के फैसले, क्योंकि कुंडी साहब इलेक्शन आपने लड़ा पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, चेयरमैन सेनेट का भी, उससे पहले सेनेट का इलेक्शन जो था, ये सारी चीज़ें आपने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से लड़ी हैं, तो ये भी फैसला तो आपने कहा कि नहीं हुआ था वहाँ पे, तो क्या अब बतौर चेयरमैन या बतौर सदर पीडीएम जो है मौलाना फजलुर रहमान, आपने कहा उन्हें आगाह कर दिया गया था, तो क्या वो इस पर राजी थे? देखिए, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होना था, उस पर हमने अपने कैंडिडेट्स जो है वो जो पार्टीज के थे, क्योंकि सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी नून थी, तो उन्होंने हम सब ने कंसेंसस पैदा हुआ, मौलाना साहब ख्वाहिशमंद थे, उनकी पार्टी ख्वाहिशमंद थी, डिप्टी चेयरमैन के लिए हमने उनको दिया। लेकिन क्या साहब आप आसान अल्फाज में ये कहना चाह रहे हैं कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे सिर्फ चेयरमैन सेनेट और डेप्यूटी की
इत्तफाक राय हुआ था, अपोजिशन लीडर की कोई बात ही नहीं हुई थी। चेयरमैन का इंतखाब जो है उसका नाम जो है वो पीडीएम की सरबराही इजलास में हुआ था। डिप्टी चेयरमैन का जो बाद में कमेटी बनी थी, जो हर पार्टी से एक एक शख्स लिया गया था, उसमें फैसला हुआ था। और अब हम मेजॉरिटी पार्टी, आप मुझे बताएं, आप मुझे साइंस बताएं कि हम लीडर ऑफ अपोजिशन में, हम मेजॉरिटी पार्टी, हम कैसे लीडर ऑफ द अपोजिशन किसी और पार्टी को दें? लेकिन ये तो साइंस वैसे ही है ना, जैसे कम होने पे, अगलियत होने पे डिप्टी चेयरमैन जेयूआईफे को दे दिया, फैसला पीडीएम ने किया, आपने भी तो सरे तस्लीम खम किया ना उस पर। देखिए उस वक्त जो है नून ने ख्वाहिश जाहिर नहीं कि हम डिप्टी चेयरमैन बन रहे हैं। उस वक्त सिर्फ दो पार्टियों ने ख्वाहिश जाहिर की, एक मोहल्ला साहब ने और एक जो है मेंगल साहब। उसके दरमियान अब नून लीग ने ख्वाहिश जाहिर कर दी थी अपोजिशन लीडर की, तो आपके साथ तो बड़ा तल्लक था। नून लीग तो सारे पुराने गिले छोड़ के आपके साथ चल पड़े थे, तो आपने अब उसकी ख्वाहिश पे क्यों नहीं, उनकी ख्वाहिश पूरा करने में क्यों नहीं मदद की? देखिए नून लीग से हमारा अच्छा ताल्लुक था नहीं, हमारा अभी भी ताल्लुक है, ठीक है। माजी के किस्से जो है वो माजी में हमने दफन कर लिया। माजी में जाना नहीं चाहते थे, ना नून जा रहे, ना हम जाना चाहते थे। माजी हमारा बड़ा ताल्लुक गुजरा है, बड़े वाकयात माजी में हुए। हम माजी पे अगर जाएंगे तो बहुत सी ऐसी बातें निकलेंगी जो कि हम आगे रिश्ते नहीं निभा सकते। हमने मुस्तकबिल को देखना है, हमने इस अवाम को जो है उसको हमने जो है इस हुकूमत से जो है छुटकारा हासिल करवाना है, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क का हाल है, जिस वक्त जो लोगों का हाल है, लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो चुके हैं। फैसला कब तक दोबारा मुस्लिम लीग नून के साथ हालात बेहतर होने या दोबारा मुलाकात के इम्कानात कब तक हैं? बिलावल साहब के यहाँ आसम अली जरदारी साहब के राब्ता मरियम साहबा से कब तक हम समय मुतवक्को होगा? देखिए हमारी पीडीएम की मीटिंग हो रही, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होने वाली है 5 अप्रैल को, क्योंकि कोरोना की वजह से हमने अपना जलसा मुलतवी कर दिया है। हमारी सीसी की मीटिंग होने वाली है, उसमें हमें तफसीली इसके ऊपर डिबेट करनी है, अपनी राय देनी है, हर सीसी के मेंबर ने राय देनी है, फिर उसमें फैसला होना है। जब वो फैसला हो जाएगा फिर हम उनके पास जाएंगे। अच्छा कुंडी साहब, आप ये देखें, सितंबर से लेके अब तक काफ़ी वक्त बीत चुका है, अभी तक हुकूमत को टफ टाइम दिया गया किसी हद तक, लेकिन आपके जो मकासद से वो पूरे नहीं हुए। मकासद पूरे ना होने में आप क्या समझते हैं कि पीडीएम की तमाम जमातें कसूरवार हैं या एक आध जमात कसूरवार है? देखें मकासद से आपका क्या मुराद है? मकासद तो देखें, हमने इस हुकूमत पे पहली दफ़ा अदम एतमाद का इजहार किया। यूसुफ रज़ा गिलानी की सूरत में हमने जो सेनेट की सीट जीती, तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि अपोजिशन को इस्लामाबाद से सेनेट की सीट मिली, और हमने पीडीएम के दोस्तों से ये कहा था कि आप अदम एतमाद की तहरीक लेके आएँ। तो हमसे सवाल होता था कि हम कैसे लेके आएँ, तो हमने यूसुफ रज़ा गिलानी की सूरत में साबित किया कि अगर हम मरकज़ में अदम एतमाद की तहरीक लेके आए तो हम कामयाब कर सकते हैं। इस तरह हम पंजाब में भी कर सकते हैं, इस तरह हम स्पीकर पे भी कर सकते हैं। अगर पीडीएम के दोस्त सब हम इकट्ठे होते हैं तो जब चाहे पीडीएम की लीडरशिप अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो सकती है। पंजाब में अदम एतमाद के हवाले से बड़ा शोर मच रहा है। आपके पंजाब में जो पार्लियामेंट्री लीडर है उनका कहना है कि 20-25 लोग मेरे साथ राब्ते में हैं और जल्द हम पंजाब में अदम एतमाद ले आएंगे। ऐसी कोई बात है? देखिए क्योंकि हसन मुर्तज़ा साहब वहाँ पे पार्लियामेंट लीडर हैं, शायद उनका अपोजिशन के मेंबरान उनके साथ, हुकूमत के मेंबरान शायद उनके साथ राब्ते में, उसका मुझे इल्म नहीं है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ये पीडीएम की लीडरशिप ने फैसला करना है कि वो पंजाब में मरकज़ में कब अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं, कब लाना चाहते हैं, कब लाएंगे, ये वो फैसला करेंगे। वो अथॉरिटी ना मैं हूँ, ना हसन मुर्तज़ा साहब है, ना कुछ है, तो ये फैसला मिल बैठ कर करेंगे। चलिए फैसल भाई, आप एक चीज़ एक कह दें, बाकी आपकी पार्टी का जो फैसला होगा वो सामने आ जाएगा। आप बतौर एक सियासी रहनुमा, अपनी पार्टी के बड़े अहम रहनुमा हैं, आप असम्बलियों से इस्तीफे देने के हक में हैं या नहीं? मैं आपकी राय पूछ रहा हूँ। बिल्कुल हम हक में है। देखिए हम बिल्कुल हक में है, लेकिन थ्रू प्रोसेस। हम ये कहते हैं कि लॉन्ग मार्च हो, धरना हो, जेल भरोतर, जो भी ऑप्शन है, जब हम एक शख्स को, एक हुकूमत को हम अदम एतमाद के तरीके के जरिए हटा सकते हैं, फिर हमें इस्तीफे देने की जरूरत है? हुकूमत हटाना मतलब है ना कि इलेक्शन हो जाए, फिर आप अपने पीडीएम का वजीर आजम लें, उसके बाद वो इलेक्शन का ऐलान कर दे, एक प्रोसेस के जरिए ऐलान कर दे। पीडीएम का वजीर आजम कौन हो सकता है? चलें ये बता दें, पीडीएम का वजीर आजम कौन मुतवक्को कौन हो सकता है? अक्सरियत तो फिर नून लीग के पास है ना। देखिए अगर नून के पास है तो वो ले, लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ बनना चाहते हैं वो ले, पीडीएम की अगर वो उनकी ख्वाहिश है बनने की, अपना नाम पीडीएम की मीटिंग में लें, उस पर डिबेट होगी, फिर उसके बाद जो भी पीडीएम का फैसला होगा हम उनके साथ होंगे। अच्छा कुंडी साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि 57 सेनेटर्स जब लिख के दे चुके हैं कि हम अपोजिशन में हैं, तो आपने अपना केस अदालत में क्यों लड़ना है? चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएं, अक्सरियत आपके पास है।
देखिए, हम हाई कोर्ट में गए हैं। हाई कोर्ट ने हमारे केस को जो है हम समझते हैं कि उसमें कोई अच्छा डिसीजन नहीं लिया। उसमें हमें बहुत से फ्लॉज नजर आ रहे हैं। हम इसके अपील में जा रहे हैं। हम पूरा, लेकिन पीपल्स पार्टी तो ये समझती है ना कि पार्लियामेंट की बात पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए, तो आपके पास जब अक्सरियत है तो आपके पास ऑप्शन भी मौजूद है, आप वो अवेल क्यों नहीं करते? हाँ, अब मुझे इसका 1 मिनट जवाब देने दें। जी जी। क्योंकि ये पार्लियामेंट का डिसीजन नहीं है। ये जो सेनेट की जो सेनेट का जो हॉल था, वो उस दिन जो था वो पोलिंग स्टेशन था, वो सेनेट की प्रोसीडिंग नहीं थी। अगर बहुत प्रोसीडिंग की जो बात करते हैं तो मुझे बताएं कि यूसुफ रजा गिलानी को क्यों नाअहल किया गया था, फहमीदा मिर्जा के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज किया गया था। फिर क्या आप दोबारा यूसुफ रजा गिलानी साहब को 1.5 साल वज़ीर आज़म बना सकते हैं? क्या उनकी जो फैसल करीम कुन्नी साहब, आपकी सारी बात दुरुस्त हो गई। एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि आपके पास अक्सरियत मौजूद है। जब अक्सरियत मौजूद है तो आप अदम इत्माद की तहरीक ले आए, इसमें क्या रुकावट है? बिल्कुल लेके आएंगे, लेकिन हम पहले अपना हक मांगे अदालत से। हमारे 7 वोटों पे 21 करोड़ अवाम के सामने दिन दहाड़े डाका डाला गया है। हम उस पे जा रहे हैं कि हमें अपना पहले मुकदमा लड़ेंगे, मुकदमा जीतने के बाद फिर ये ऑप्शन भी अवेल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुन्नी साहब अपना वक्त देने के लिए। नाजरीन, दिलास्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।